फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई थी, सी लैंग्वेज पढ़ने के पीछे क्या मोटिवेशन है, सी लैंग्वेज में आईडी कंपाइलर क्या होता है, हम कैसे उसको यूज करेंगे। इस वीडियो में हम सी में जो प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। दैट इज, अभी तक हमने सी की थ्योरी के बारे में समझा, अब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करने वाले हैं उसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी है। तो चलिए चलते हैं सी प्रोग्रामिंग के पहले स्टेप्स की तरफ और समझते हैं एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमको सबसे पहले लिखनी होती है वो है हमको हेडर फाइल्स मेंशन करनी होती हैं। हेडर फाइल्स कुछ फाइल्स होती हैं जो कि हम देखेंगे आगे कि वो क्या होती हैं। देन उसके बाद हमको लिखना होता है इंट मेन, और उसके बाद हमको 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमको अपना लॉजिक लिखना होता है, जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया है या जो भी हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है तो उसका पूरा लॉजिक इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जब आपका लॉजिक खत्म हो जाता है और कुछ वेरिएबल्स चीज़ें होती हैं वो भी हम देखेंगे आगे, ये दोनों चीज़ें और ये सब काम करने के बाद हम लिखते हैं रिटर्न 0। ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है इस इंट मेन वाले ब्लॉक के अंदर। नाउ अब ये जो आप डबल स्लैश से जो ये चीज़ें देख रही हैं, जैसे डबल स्लैश से हमने लिखा है हेडर फाइल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन और लॉजिक, तो ये चीज़ें तो हमको प्रोग्राम टू प्रोग्राम चेंज करनी होती हैं, लेकिन हमारा इंट मेन और रिटर्न 0 ये हमको हर प्रोग्राम में ऐसे ही लिखना है। दैट मीन्स इंट मेन रिटर्न 0 किसी भी प्रोग्राम में आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो हमने समझा कि हमको बेसिक कोई सी का प्रोग्राम बनाना है तो हमको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स, देन इंट मेन, 2 कर्ली ब्रैकेट्स, और इनके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखना होता है, कोड लिखना होता है। जब कोड खत्म हो जाता है तो आपको रिटर्न 0 लिखना है। रिटर्न 0 और इंट मेन आपको ऐसे ही लिखना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। चेंज क्या होगा, आपकी हेडर फाइल्स और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि आपका सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये 2 नंबर्स को ऐड करता है। तो जैसे आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, इंट मेन के अंदर आपको ए और बी 2 डेटा दिए गए हैं और इनके अंदर हमने 8 और 6 लिखा है। ये 8 और 6 इस प्रोग्राम में ऐड हो रहे हैं और आपको आंसर मिल जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये सी प्रोग्राम ये कर रहा है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है। अब इसको देखते हैं कि जो हमने ये सी का प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर लिखा, इससे ये हमारा जो प्रोग्राम है कैसे रिलेट हो रहा है। तो हम अगर देखें अपने सी के प्रोग्राम में, ये stdio.h जो ये आपको दिख रहा है, ये stdio.h है हेडर फाइल का नाम। .h मतलब ये एक फाइल है और हेडर फाइल है। जैसे आपके पास .txt और .doc ऐसे करके आपके पास अलग अलग फाइलों के अपने अपने एक्सटेंशन होते हैं। .txt मतलब नोटपैड टेक्स्ट फाइल, .doc मतलब वर्ड फाइल है, ऐसे ही .h मतलब हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब इंट मेन और आपका रिटर्न 0 ये आपका, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपको हमेशा ऐसा ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है। कर्ली ब्रैकेट जैसे हमने यहाँ पर देखे थे कि हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए थे, यहाँ भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। अब इस इंट मेन के कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक्स के अंदर आपको अपना लॉजिक लिखना है, जो भी आपको प्रोग्राम दिया गया है। तो जैसे हमने यहाँ ए और बी ये जो आपको दिख रहे हैं और सम दिख रहा है, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हम डिटेल में आगे वाली वीडियो में देखेंगे। फिर हमने क्या किया, इन ए और बी जिनमें 8 और 6 था उनको हमने ऐड कर दिया। तो ये हम अपना लॉजिक लिख रहे हैं अपने एडिशन वाले प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम सम को प्रिंट करा रहे हैं ताकि जो भी प्रोग्राम चला रहा है उसको 8 और 6 का एडिशन दैट इज 14 सामने स्क्रीन पर दिख जाए। यहाँ तक हमारा लॉजिक खत्म हो जाता है और उसके बाद हम रिटर्न 0 ये लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो अब ये इंट मेन में जो हमको ये मेन दिख रहा है, इस मेन को बोलते हैं सी लैंग्वेज में फंक्शन। तो मेन एक फंक्शन है। तो जो भी चीज़ जिसके आगे आपको ये ब्रैकेट्स दिख जाते हैं
तो उस चीज़ को सी लैंग्वेज में फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन एक्चुअल में क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। मोटा मोटा हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि मेन एक फंक्शन है और कोई भी फंक्शन होगा तो उसके आसपास दो करली ब्रैकेट्स होते हैं और उन करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको कुछ कोड लिखना होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको जो इंट दिख रहा है, इस इंट को बोलते हैं कि ये एक डेटा टाइप है। ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल होते हैं डेटा टाइप के अंदर, आगे आने वाली वीडियो में हम वो भी देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो रिटर्न 0 में आपको रिटर्न दिख रहा है, ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब सी लैंग्वेज में इसका अपना एक मीनिंग है। तो रिटर्न एक कीवर्ड है और रिटर्न का जैसे हिंदी में मतलब होता है कि वापस करना। तो क्या यहाँ पर आगे आपको देखें अगर, तो रिटर्न के आगे लिखा है 0, मतलब 0 वापस करो। तो इसका सिंपल से एक मतलब अगर हम समझें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर हमने मेन लिखा है, मेन के अंदर आपने लॉजिक लिखा और फिर लिखा रिटर्न 0। इसका मतलब ये होता है कि मेन अपना सब काम खत्म करने के बाद किसी को ये 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी वापस कर रहा है। अब आपके सी के अंदर या आप कहें कंप्यूटर के अंदर कोई व्यक्ति तो नहीं होगा जिसको ये मेन 0 रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पर तो हम हर चीज़ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होती है कंप्यूटर के अंदर। तो मेन ये 0 वैल्यू वापस कर रहा है उस पर्सन को जिस पर्सन ने इस मेन को बुलाया था। अभी आपको चाहे चीजें समझ में ना आ रही हो कि ये कौन बुलाने वाला है क्या है, अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। ये मेन 0 वैल्यू वापस कर रहा है उस पर्सन को जिसने मेन को बुलाया है। तो मेन को एक्चुअल में बुलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को बुलाता है। मेन आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद 0 वैल्यू वापस कर देता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है, एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ मेरे पास 0 आया है, इसका मतलब काम पूरा ठीक से हो गया है, मेन ने अपना काम ठीक से कर दिया है, मेन वाले ब्लॉक के अंदर कोई भी गलती नहीं है। अभी हमने सी के स्ट्रक्चर में ये वाला सेक्शन देखा। अब इसके अलावा एक और सेक्शन होता है, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी तक प्रिंटफ, स्कैनफ, ऐसे हमने फंक्शंस कुछ समझे हैं या कुछ देखे हैं। स्कैनफ अभी हमने नहीं देखा है, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे ये जो प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन है, ये पहले से आपके सी लैंग्वेज में होते हैं, दैट इज ये बिल्ट इन फंक्शंस है। तो इनके अलावा भी हम अपने फंक्शंस, यानी यूजर जो प्रोग्रामर है वो खुद अपने फंक्शंस अगर बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। तो ये जो फंक्शन 1, फंक्शन n, ये सब दिख रहे हैं, ये वही फंक्शंस है जो यूजर खुद बनाना चाहता है। अब क्यों बनाना चाहता है? फॉर एग्जाम्पल उसे कुछ नई फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं सी लैंग्वेज, उनके द्वारा वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो हम खुद अपने फंक्शंस बनाना चाहते हैं। और दूसरा, इन फंक्शंस का और भी यूज होता है, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम अपना फंक्शन चैप्टर में आएंगे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो फंक्शंस जो आपको ये दिख रहे हैं, ये आप मेन वाले ब्लॉक के बाद भी लिख सकते हैं और मेन से पहले भी लिख सकते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम फंक्शन चैप्टर में आएंगे। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये जो हेडर फाइल्स हमने लिखी हैं इसमें क्या होता है और ये क्या होती हैं एक्चुअल में। तो जैसे आपने ये देखा कि हमने यहाँ पर stdio.h ये एक हेडर फाइल यूज करी है अपने इस सी प्रोग्राम में। नाउ इसके अलावा और कौन कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं और उनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है वो हम सब अब देखते हैं। तो हेडर फाइल एक्चुअल में क्या होती हैं? ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हमारे 3 चीजें होती हैं। तो इन हेडर फाइल में होती है पहली चीज फंक्शंस की डिक्लेरेशन, दूसरा मैक्रो और तीसरा डेटा टाइप की डेफिनेशंस। नाउ मैक्रो और डेटा टाइप क्या होते हैं ये हम तब समझेंगे जब हम अपने मैक्रो और डेटा टाइप के कंसेप्ट पर आएंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन मतलब जानकारी। तो फंक्शंस की जानकारी हेडर फाइल के अंदर होती है। अब वो जानकारी क्या होती है, कैसे होती है, वो हम इस वीडियो में अब आगे देखते हैं। नाउ हेडर फाइल्स में जैसे कि आपने एक एग्जांपल तो देख लिया कि stdio.h एक हेडर फाइल होती है। उसी तरह से हमारे पास math.h, string.h, stdlib.h ये भी हेडर फाइल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ नाम हैं। अब इन हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है? इन हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं कुछ फंक्शंस। जी हाँ, जैसे आपने अभी देखा था
कि मेन एक फंक्शन है सी में, उसी तरह से आपके पास बहुत सारे मेन के अलावा और फंक्शंस होते हैं। और हमने कहा था जिस भी नाम के आगे आपको ये 2 ब्रैकेट दिख जाते हैं वो एंटिटी, उस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन सी के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें std.h के अंदर हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, printf, scanf। तो मतलब stdio.h एक हेडर फाइल है, इसके अंदर printf और scanf के बारे में जानकारी होती है। ये दोनों फंक्शंस सी में कुछ काम करते हैं। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जैसे आउटपुट मतलब कोई चीज़ आपको दिखानी है स्क्रीन पर, इनपुट मतलब कोई चीज़ आपको अपने प्रोग्राम में डेटा लेना है सामने वाले व्यक्ति से, तो उसके लिए कुछ काम करने, ऐसा काम करने के लिए आपके पास 2 लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं printf, scanf। printf आपका स्क्रीन में कुछ चीज़ आउटपुट कर देता है और scanf आपका प्रोग्राम में डेटा लेता है सामने वाले से, यानी इनपुट कराने का काम। तो ये फंक्शंस, मतलब फंक्शन का हिंदी में मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन मतलब जो कोई कुछ काम करे, तो printf और scanf कुछ काम करते हैं, तो इसलिए इनको फंक्शन कहा जाता है। अगेन math.h एक दूसरी हेडर फाइल है, इसके अंदर जो भी आपके मैथमेटिकल रिलेटेड टास्क होते हैं उससे रिलेटेड फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। तो जैसे POW ये क्या करता है, 2 नंबर्स का, जैसे A और B है तो आपको A की पावर B निकालना है तो आप POW को यूज कर सकते हैं। कैसे, POW लिखिए और A, B लिखिए, इससे आपका 2 नंबर्स का पावर निकल जाता है। ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आपके पास ABS नाम का फंक्शन होता है। सेम उसी तरह से string.h, std.lib.h, इनमें अपने अपने फंक्शंस होते हैं जो कुछ अपना अपना काम करते हैं। तो जो जो हेडर फाइल की आपको ज़रूरत होगी प्रोग्राम में, वो हेडर फाइल का नाम आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अब ऐसे हमारे पास ये 4 हेडर फाइल जो आपने देखी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। तो जो भी हेडर फाइल्स होती हैं उनके कलेक्शन को सी में कहते हैं कि ये एक लाइब्रेरी है सी की। दैट इज सी लाइब्रेरी का मतलब कलेक्शन ऑफ सी हेडर फाइल्स या कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स इनसाइड द सी लैंग्वेज, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। नाउ लाइब्रेरी का एक दूसरा मतलब भी होता है जो कि सी लैंग्वेज में हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट फाइल्स। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल्स क्या होती हैं, इसको हम आगे डिटेल में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं जैसे हेडर फाइल्स आपके पास होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, वर्ड फाइल होती हैं, ऐसे ये ऑब्जेक्ट फाइल भी कुछ फाइल्स हैं जिनके अंदर कुछ डेटा लिखा होता है। जैसे नोटपैड की फाइल में डेटा लिखा होता है, आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर भी आपका डेटा लिखा होता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं। इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को हमने यहाँ दिखाया है .obj एक्सटेंशन से। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, 1.obj, 2.obj एंड 3.obj। अब इन तीनों फाइल को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कंबाइन कर लेते हैं एक साथ, और हम कुछ फाइल बना लेते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है libc.a या xyg.dll। तो ये .a और .dll तो एक्सटेंशन है, बाकी इसके आगे जो भी लिखे ये आपके कह सकते हैं फाइल के नाम है। तो जब हमने इन तीनों फाइल को 1, 2, 3 इन तीनों ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन किया और हमने इनकी एक सिंगल फाइल बना ली libc.a या xyg.dll, तो इनको हम कहेंगे कि हमने एक लाइब्रेरी बना ली है जिसका नाम क्या है, libc.a। तो कई सारी फाइलों को, ऑब्जेक्ट फाइल्स को मिला करके हम एक जो फाइल बनाते हैं नई, उसको हम कह देते हैं कि हमने एक लाइब्रेरी बना ली है। अब ये लाइब्रेरी कैसे यूज होती हैं, इसका क्या और ज़्यादा मीनिंग होता है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी हमने मोटा मोटा समझ लिया कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हेडर फाइल्स मतलब जिनके अंदर हमको कुछ फंक्शंस जो होते हैं सी में, हम अलग अलग काम करने वाले, वो फंक्शंस के बारे में जानकारी लिखी होती है हर एक हेडर फाइल में। अलग अलग तरह की हेडर फाइल्स होती हैं, तो हर एक हेडर फाइल में अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग फंक्शंस होते हैं। हर एक हेडर फाइल का अपना अपना एक डेजिग्नेटेड काम होता है, और इन सभी हेडर फाइल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लाइब्रेरी, और यू कैन से सी लाइब्रेरी। सी लाइब्रेरी का एक दूसरा मतलब भी होता है कई सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो हम कंबाइन करके जो नई फाइल बनाते हैं, उन फाइलों को भी हम कह देते हैं कि ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन।
तो हमने समझ लिया कि सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको क्या क्या बातें फॉलो करनी होती हैं सी प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए। तो अब हम तैयार हैं कि सी प्रोग्रामिंग का हम पहला प्रोग्राम लिख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम IDE पर अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे और उसको चला करके देखेंगे कि वो कैसे चलाया जाता है और कैसे वो हमको आंसर देगा। साथ ही साथ हम लाइव देखेंगे कि हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है, हेडर फाइल्स में क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।